सिली मिस्टेक इन अकाउंट। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं बात करने वाला हूँ कि टोटल में मिस्टेक की। अरे नहीं भाई, मैं बात करने वाला हूँ ओरिजिनल मिस्टेक। फ़िलहाल तो टोटलिंग मिस्टेक पे आईसीआई बहुत ज़्यादा नंबर तो काटता भी नहीं है। तो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही सिली मिस्टेक जो आप करते हो और जिससे आपके मार्क्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो एक मिस्टेक करते हो वो है कि भाई वर्किंग नोट। आप मतलब कि ठीक है, आप स्टूडेंट हो और आप कैलकुलेशन करते हो, ओके ठीक है, लेकिन आपको वर्किंग नोट नहीं बनाते हो। मतलब कि सर हर वो फिगर का वर्किंग नोट बनाना है जो एग्ज़ाम पेपर में नहीं दी हुई है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल महेश यानी मैं, मेरी सैलरी अगर 5000 पर मंथ है तो एक साल की सैलरी कितनी हुई, ठीक है। इसको तो आप वर्किंग नोट में नहीं दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स कटता है 30%, सपोज़ मैं मान लेता हूँ, तो 60,000 में 30% काट के सपोज़ जो आया 18,000, वो आप यहाँ पे उसको 60,000 माइनस 18,000, आप जो ये फिगर आई वो नहीं लिखते हो, उसका वर्किंग नोट नहीं बनाते हो। तो ये अगर आप बनाते हो तो थोड़ा सा आपका रिजल्ट एक इम्प्रूव होता है एग्जामिनर, क्योंकि अंतर्यामी नहीं है भाई। तो एग्जामिनर को पहली बात तो ये नहीं समझना है कि वो अंतर्यामी है, वो अपने आप से समझ जाएगा। एक दूसरी बहुत ही बड़ी सिली मिस्टेक जो आप करते हो वो ये है कि भाई जो एडजस्टमेंट आप बनाते हो, जो एडजस्टमेंट आती है, एडजस्टमेंट बोले तो सर फाइनेंशियल अकाउंट आप चाहे क्वेश्चन कर रहे हो चाहे जिसका भी कर रहे हो, तो उसमें जो भी आप एडजस्टमेंट होती है उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं देते हो। तीसरी मिस्टेक आप जो करते हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ़िलहाल तो मुझे ये सबसे पहले लेना चाहिए था ये टॉपिक, लेकिन मैं सबसे बाद में और सबसे आखिरी टॉपिक ले रहा हूँ। सबसे आखिरी तो नहीं, इसके बाद एक और टॉपिक लूँगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो सबसे सिली मिस्टेक, क्योंकि 20 मार्क्स प्लस का ये आता है, 20 मार्क्स प्लस का ये आता है, 20 मार्क्स प्लस का, और आप इसको प्रेजेंट नहीं करके आ पाते हो। तो प्रेजेंटेशन में क्या दिक्कत आती है, पहली बात तो ये कि यहाँ पे जैसे सपोज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लिख के आते हो AS 14, ये लिख के आते हो, ये नहीं लिख के आना है सर। आपको लिख के आना है, अगर आपको एज पर, अगर आपको याद है पैरा 11, सपोज पैरा 11 को आपने ऐसे हाईलाइट किया, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे पूरा लिखना है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक, 14 फॉर अमलगमेशन, ये भी ऐसे। फिर इसको एक्सप्लेन करना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक और एग्जांपल लूँगा इसके ऊपर। फिर उसके बाद आपको केस में बताना है, जो आपका केस दिया हुआ है, मतलब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे जो आपने ये एक्सप्लेनेशन दी है। फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। मैं 3 स्टेप बताता हूँ, बहुत सारे लोग तीन की जगह 4 स्टेप बताते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे फिर भी सजेस्ट करूँगा केवल 3 स्टेप। पहला, आपको इंट्रोडक्शन देनी है। इंट्रोडक्शन बोले तो आपको बताना है कि सर हाँ हमें AS पता है। दूसरा, आपको बताना है कि हाँ हमें केस पता है। तीसरा, हमें बताना है कि कंक्लूजन भाई ये ऐसे करना है, ठीक। मतलब मोर ओवर कि आपको AS प्रेजेंट नहीं करके आ पाते हो। दूसरा, एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक आप जो सोचते हो कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ICI बहुत खुश होगा, वो है कि आप T फॉर्मेट पूरा बनाने लग जाते हो और उसमें टाइम लगा देते हो। फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अगर आप केवल और केवल एक पेपर लो सिंपली और उसको फोल्ड कर दो, बीच में से फोल्ड कर दो पेपर को, और फिर यहाँ पे पूरा पर्टिकुलर अमाउंट अपने हिसाब से यहाँ पे लिखते चले जाओ, मतलब ये बिना लाइन खींचे भी, तो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। तो एक सिली मिस्टेक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो थी एक तो ये आपकी AS के ऊपर, AS में जो दिक्कतें आती हैं। दूसरी जो सिली मिस्टेक, ये एडजस्टमेंट में आप जो नहीं लिख के आते हो। तीसरी मिस्टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये कि वर्किंग नोट आप नहीं बना के आते हो। आई होप आपको इससे फ़ायदा मिला होगा। अगर मिला है तो भैया नीचे फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मैं आपको AS वाला एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, ये केस स्टडी है। आ फायर ब्रोक आउट इन प्रीमाइसेस, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेता हूँ। प्रीमाइसेस स्टॉक वर्थ रुपीज़ इतना इतना जल गया, और इसमें अब आंसर देखिए कि आप किस तरह से लिखा हुआ है।
फिलहाल इन्होंने यहाँ पे अगर मैं देखूँ बात करूँ तो भाई देखो ये आईसीआई है, ये बाप है, ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी इसने देखो कितने सहूलियत से आंसर दिया हुआ है। प्लीज़ उस सहूलियत को ध्यान में रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट that represent material changes and commitment affect the financial position of the enterprises must be disclosed according to the para 15 of AS4 on contingency and event occurring after balance sheet date। ठीक है, और तुम्हारे भाई ने क्या बताया था? तुम्हारे भाई ने क्या बताया था कि आपको लिखना है कि एज पर पैरा, ठीक, XYZ ऑफ AS4, मतलब AS का नंबर। यहाँ पे मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना है भाई, ICI है, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये ICI है, कुछ भी लिख सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इसमें देखो इसका नाम लिखा हुआ है इसने बहुत ही अच्छे से, कंटिजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फिर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर अब आप देखना इसने जो है करा हुआ है यहाँ पे, इसने फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसको कंक्लूज़न दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना भाई, तो समझ गए ना आपकी क्या करने का है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में और ज़बरदस्त तरीके से। तो मतलब AS को अगर आपने अच्छे से लिख डाला तो आपकी लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी।